भारत के डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का एक बल्लेबाज जिसको कि कोलकाता ने आखिरी लम्हों में खरीदा था और कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स उसकी प्लेइंग 11 में जगह तक नहीं बता रहे थे। अब उसी बल्लेबाज के इसी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में ये आंकड़े देखिए। आखिरी ग्रुप स्टेज में 54 बॉल्स में 95, क्वार्टर फाइनल में 45 बॉल्स में 84 और सेमीफाइनल में 56 बॉल्स में 98। और यही बल्लेबाज इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोरर बना हुआ है। 7 मैच 61 की औसत, 432 रन और स्ट्राइक रेट 169 का। ये बल्लेबाज है रहाणे, जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस से न केवल केकेआर में एक स्ट्रॉन्ग नंबर 3 का दावा ठोक दिया है, बल्कि उनकी कप्तानी का मसला भी काफी हद तक सुलझा दिया है। रहाणे ओपन करते भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो ओपन ही कर रहे हैं। तो क्या वो कोलकाता की एक स्टील बाय है या ऑक्शन में कोई कमी रह गई? कैसे बन सकती है केकेआर की प्लेइंग 11? इन सब पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज बात होगी कोलकाता 2.0 की। रिटेंशन से पहले ही ऐसी अफवाहें थी कि केकेआर मैनेजमेंट श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं करेंगे, लेकिन कौन सा मैनेजमेंट भाई? क्योंकि गौतम गंभीर तो अपना गिरोह लेकर इंडियन टीम के कोच बन गए थे ना, जिन्होंने ना ही इंडिया ए, ना इंडियन अंडर 19 और ना ही एनसीए में कोचिंग दी थी। रिटेंशन 30 अक्टूबर को सामने आई, यानी तकरीबन 1-2 महीने से ही रिटेंशन की बात चल रही थी। तो नई केकेआर मैनेजमेंट क्या कर रही थी? और श्रेयस को रिटेन नहीं करने का फैसला अगर गौती गैंग ने किया तो ये तो एथिकली गलत हुआ। खैर, देर सवेर जब रिटेंशन लिस्ट आई तो उसमें श्रेयस का नाम नहीं था। वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, सुनील नारायण और रमनदीप सिंह को रिटेन करते हुए केकेआर के 120 करोड़ में से 57 करोड़ लग गए। अब बाकी बचे हुए पैसों से सबसे पहले उनको एक कप्तान, विकेट कीपर, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, 1-2 अच्छे फास्ट बॉलर लेने थे अपनी प्लेइंग 11 को पूरा करने के लिए। चलिए बाकी टीम्स की तरह बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर्स को जानते हैं और उनके हालिया आंकड़ों के साथ प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करते हैं। बॉलर्स की बात की जाए तो केकेआर के पास रिटेंशन के तौर पर सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा तो थे ही। इसके बाद ऑक्शन में उन्होंने एंड्रिक नॉर्किया, स्पेंसर जॉनसन, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक और मयंक मार्कंडे को खरीदा। अगर 2024 की प्लेइंग 11 चैंपियन टीम से तुलना करें तो इसमें केवल मिचेल स्टार्क का नाम नहीं दिखेगा। उनकी रिप्लेसमेंट में स्पेंसर जॉनसन या एंड्रिक नॉर्किया को खिलाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं जॉनसन, नॉर्किया, वैभव और उमरान के कुछ हालिया परफॉर्मेंस और अंदाजा लगाते हैं कि क्या ये प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप केकेआर के फैन हो तो ये डेटा आपको जानने में हेल्प करेगा कि अगर आप कल केकेआर का मैच रखें तो कौन कौन से प्लेयर खिलाना चाहेंगे। जॉनसन को 7 टी20 पारियों में 71 विकेट्स लेने का तजुर्बा है। हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए 3 टी20 मैचों में उन्होंने कुल 8 सफलताएं हासिल की और वो भी 7 के कम की इकोनॉमी के साथ। इसमें भी दूसरे टी20 मैच में उन्होंने 26 रन दे करके 5 विकेट हासिल किए। बात अगर नॉर्किया की करें तो उनके लिए इंजरी एक बड़ा चिंता का विषय बना रहता है। अब वो कितने फिट होते हैं इसका पता अगले साल से होने वाले साउथ अफ्रीका टी20 लीग में पता चल जाएगा। उनके पास 142 टी20 मैचों का तजुर्बा है, जहां उनके हिस्से में 180 विकेट शामिल है। तो वहीं दिल्ली के लिए अभी तक 46 आईपीएल मैच वो खेल चुके हैं और 60 विकेट ले चुके हैं। 2020 के अलावा उन्होंने कभी भी दिल्ली के लिए एक पूरा सीजन नहीं खेला है। वजह है लगातार चोटों का सामना करना। तीसरे पेसर वैभव अरोड़ा पिछले 2 साल से कोलकाता का हिस्सा रहे हैं, जबकि उनका आईपीएल डेब्यू पंजाब के लिए हुआ था। 20 आईपीएल मैचों और कुल 5 टी20 मैचों का अनुभव रखने वाले वैभव के नाम आईपीएल में 19 और टी20 करियर में 49 विकेट शामिल है। अपनी पिछली 5 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की पारियों में उन्होंने केवल 5 ही सफलताएं हासिल की। आखिरी पेसर एक्सप्रेस फास्ट बॉलर उमरान मलिक का एसआरएच से 4 साल पुराना नाता टूट गया है, जहां उन्होंने 26 मैचों में 29 विकेट लिए थे, लेकिन 9 से भी ज्यादा इकोनॉमी के साथ। फिलहाल फॉर्म भी उनका भी साथ नहीं दे रही। पिछले 10 टी20 मुकाबलों में उन्होंने केवल 6 ही सफलताएं हासिल की है और वही उनकी इकोनॉमी 9.5 की रही है। अब बात बल्लेबाजों की, जैसा कि हमने बताया था कि केकेआर को कीपर्स की सख्त जरूरत थी, तो उन्होंने इसके लिए क्विंटन डी कॉक और अपने टीम मेंबर रहमानुल्ला गुरबाज को ऑक्शन में लपेट लिया। मिडिल ऑर्डर के लिए मनीष पांडे, अंगकृष रघुवंशी, रोमन पॉवेल शामिल है। अजिंक्य रहाणे की बात हम वीडियो की शुरुआत में कर चुके हैं। डिकॉक एक बहुत बड़ा जैकपॉट है केकेआर के लिए। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि फिल सॉल्ट की जगह डिकॉक भी कोई गलत चॉइस नहीं है। 369 टी20 मैचों का अनुभव रखने वाले डिकॉक के नाम 10,529 रन है। 5 टीम्स के लिए आईपीएल खेल चुके डिकॉक का सफर एसआरएच से शुरू होकर डीसी, आरसीबी, एमआई, एलएसजी के बाद अब केकेआर पहुंचा है। चलिए उनकी तुलना फिल सॉल्ट से ही कर लेते हैं। पिछले 10 मुकाबलों में डिकॉक के बल्ले से जहां 156 के स्ट्राइक रेट के साथ 39 की औसत से 347 रन बने, तो फिल सॉल्ट इतने ही मैचों में 172 के स्ट्राइक रेट के साथ 37 की औसत से 294 रन बनाए और कीपिंग डिसमिसल करने में भी डिकॉक फिल सॉल्ट से 3 गुना आगे हैं। इस बार डिकॉक बनाम फिल सॉल्ट, स्पेंसर जॉनसन बनाम स्टार्क, रहाणे बनाम नीतीश राणा, ये मुकाबले देखने लायक होंगे। कोलकाता में वापसी करने वाले और 2014 के फाइनल में विनिंग नॉक खेलने वाले मनीष पांडे को कुल 308 टी20 मैचों का अच्छा खासा अनुभव है। मनीष पांडे अभी तक 7 टीम्स के लिए कुल 171 मैच खेल चुके हैं, जिनमें उनके नाम 3,850 रन है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कर्नाटक से खेलते उनके स्कोर 30, 10, 42, 30 रहे हैं। एक और बल्लेबाज फिर घूम फिर करके कोलकाता वापस आए, अंगकृष रघुवंशी।
जिन्होंने अपने पहले ही सीजन में अपनी क्षमता का नमूना पेश कर दिया था। हालांकि अभी वो एक नए खिलाड़ी हैं। मनीष और रहाणे जैसे खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके उनको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो रहाणे की जगह ओपन कर रहे थे और उन्होंने नागालैंड के खिलाफ 31 बॉल्स में 41 रनों की अच्छी पारी खेली। करंट आईपीएल चैंपियन कीपर गुरबाज अपनी 23 साल की उम्र में ही 201 टी20 खेल चुके हैं, जिसमें 25 की औसत से 4896 रन है। जो बात सबसे खास है वो है 147 का स्ट्राइक रेट। वो डिकॉक की जगह कभी भी टीम की फर्स्ट चॉइस होंगे। वेस्टइंडीज के रोमन पॉवेल का 2024 का सीजन राजस्थान के लिए खेलते हुए अच्छा नहीं गया। 7 पारियों में उनके बल्ले से केवल 203 रन ही आए। मनीष पांडे के साथ वो भी एक अनुभवी मिडिल ऑर्डर बैटिंग ऑप्शन देते हैं, क्योंकि उनके पास 256 टी20 मैचों का अनुभव है। 4500 से ऊपर रन उनके नाम है। इसके अलावा कर्नाटक के लवनीश सिसोदिया को भी लिया गया है। अब आते हैं केकेआर के ऑलराउंडर पिक्स की। अब लोगों को हो सकता है कि ये लगे कि हम रिंकू, नारायण, रसल जैसों के हालिया आंकड़ों की बात क्यों नहीं कर रहे। तो भाई रिंकू, रसल, रमनदीप, हर्षित, नारायण और वरुण रिटेन्ड है। ये तो खेलने ही वाले हैं, भले ही उनकी हालिया फॉर्म कैसी भी। हम बात कर रहे थे ऑलराउंडर्स की, तो सबसे महंगे खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर रहे। अब बोला तो ये जा रहा है कि अय्यर की लॉयल्टी का प्राइज है, तो भैया उनको कप्तान बनाने से पहले कोलकाता को 100 बार सोचना भी होगा, क्योंकि उन्होंने बड़े लेवल पर कप्तानी नहीं की। और अगर कप्तानी के चक्कर में वो दबाव में बिखर गए तो फिर हो गया बंटाधार। 23 करोड़ का टैग बोझ बन जाएगा अय्यर पर। वैसे भी रहाणे टीम में तो आ ही रहे, तो अच्छा ये होगा कि एक इंटरनेशनल स्तर पर कप्तानी कर चुके खिलाड़ी को कमान दे दी जाए। 2022 का सीजन छोड़कर बाकी 4 सीजन अय्यर ने खुद को एक अच्छा बल्लेबाज प्रूव करके दिया है। इस सीजन में 46 की औसत से 370 रन, पिछले सीजन में 29 की औसत से 404 और 2021 में 41 की औसत से 370। इस सीजन उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट भी 158 का रखा था। देखिए, इससे पहले कि आप बोलने लगे ये तो बैट्समैन है, तो आपको बता दे कि क्रिकेइन्फो और आईपीएल की वेबसाइट दोनों में वेंकटेश अय्यर को ऑलराउंडर लिस्ट में रखा गया है और ये उनकी हालिया बॉलिंग से दिखती भी है। दिल्ली के खिलाफ 12 पर 2, सौराष्ट्र के खिलाफ 23 पर 2 और बिहार के खिलाफ 19 पर 1। ये दिखाता है कि वो किफायती राइट आर्म मीडियम बॉलर है। हरफनवाला की फहरिस्त में अगला नाम अनुकूल रॉय का है, जिन्होंने यूपी के खिलाफ एसमैट में केवल 44 बॉल्स में 91 रन ठोक दिए थे और बॉलिंग में भी पूरे 4 ओवर डाले और 32 रन दे करके एक सफलता हासिल की। इसके अलावा उन्होंने अरुणाचल के खिलाफ केवल 17 रन देकर 4 सफलताएं अर्जित की थी। सीएसके से आए मोइन अली के बारे में हमने चेन्नई 2.0 में बात कर ली थी। उनके अलावा बाकी 2 ऑलराउंडर्स रमनदीप और रसल है। अगर 2024 का फाइनल खेलने वाले प्लेइंग 11 से इस टीम की तुलना करें तो 2 खिलाड़ी गायब है, एक फाइनल के स्टार स्टार्क और दूसरे विनिंग कप्तान श्रेयस अय्यर। चलिए प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम प्लेइंग 11 बनाते हैं हालिया फॉर्म के हिसाब से। कुछ यूं समझ लीजिए कि सारे खिलाड़ी आज कैंप में आ गए हैं और परसों से ईडन गार्डन्स में मैच है, तो उसके लिए प्लेइंग 11 बनानी है। ओपनर के लिए बड़ा कंफ्यूजन है। आपको क्या लगता है, सुनील नारायण इस बार जाएंगे? क्योंकि इस साल के आईपीएल के बाद से वो एज एन ओपनर फ्लॉप चल रहे हैं। तो चलिए अभी के लिए उनको ओपन करवाते हैं। तो हमारे ओपनर होंगे नारायण और डिकॉक। नंबर 3 पर रहाणे होंगे, जो टीम की कमान भी संभालेंगे। नंबर 4 पर वेंकटेश अय्यर, नंबर 5 पर रिंकू, नंबर 6 पर रसल, नंबर 7 पर रमनदीप, उसके बाद हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा। अब क्योंकि ये टीम ईडन गार्डन्स को लेकर के बनाई गई है, यानी स्पिन विकेट, तो अगर केकेआर डिफेंड करने उतरेगी तो मयंक मार्कंडे को उतरना होगा और चेज करते वक्त मनीष पांडे को। टीम की सबसे बड़ी मजबूती है पावर प्ले और डेथ ओवर बैटिंग। डिकॉक, नारायण, रहाणे आपको पावर प्ले में गन स्टार्ट देने की काबिलियत रखते हैं, तो वहीं रिंकू, रसल और रमनदीप आखिरी के 3 से 4 ओवर में क्या क्या कर सकते हैं वो हम पिछले और सीजन में देख चुके हैं। इनके अलावा उनकी स्पिन गेंदबाजी भी 10 on 10 है। नारायण और वरुण चक्रवर्ती के 8 ओवर बहुत ही किफायती होने वाले हैं, खास करके इनके अपने होम ग्राउंड, साथ ही साथ चेपॉक और लखनऊ में भी। टीम के पास एक अच्छा विनिंग मोमेंटम भी है। चेन्नई के बाद केकेआर ही एक ऐसी टीम है जो वास्तव में अपने घर बुला करके बेइज्जत करती है। एक टीम तो अपने घर में बेइज्जत होती है। चलिए छोड़िए क्या नाम लेना उनका। केकेआर की कमजोरियों की बात करते हैं। पहली कमजोरी या यूं कहें कि असमंजस की स्थिति है सुनील नारायण से ओपन करवाना। केकेआर उनको एक बार फेल होने पर कितने मौके देगी। हालांकि केकेआर के लिए एक अच्छी बात यह है कि रहाणे ओपन कर सकते हैं। दूसरी कमजोरी है फास्ट बॉलिंग में, वो भी पावर प्ले और डेथ में। चलिए आप नारायण का एक ओवर पावर प्ले में डाल देते हैं और एक एंड में, लेकिन बाकी का क्या? नए मैनेजमेंट के साथ मिलकर क्या केकेआर अपनी अप्रोच बदलेगी? क्योंकि इससे पहले गंभीर ही मेंटर थे और शायद कप्तान भी। तो इस प्लेइंग 11 को 10 में से आप कितने नंबर देंगे कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में बताए गए डेटा के अनुसार केकेआर की अभी प्लेइंग 11 क्या होगी, यानी कि ईडन गार्डन्स के बाहर मैचों के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।